स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर हम बात करेंगे 15 की, 15वें चैप्टर का। इसका है हमारा ये पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट, इससे पहले हमने सेकंड पार्ट बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे जरूर देखें, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। अब बात करते हैं। देखो, मैंने लिखने की कोशिश पूरी की है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला ऐसा लिखने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। अजीब सा थोड़ा चैप्टर है, सारी बातें इसमें मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लिखा, फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी ही यूज किया। और मैं अब जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट आएगा उसमें भी एनसीईआरटी ही यूज करूंगा, ताकि सिलेबस भी खत्म हो जाए और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है, अच्छे से समझें। बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं, ये हमारी बुक में एक हेडिंग है। इस हेडिंग को समझना है, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो, नेहरू जी ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? नेहरू नेहरू जी ने। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? बहुत मेन बातें थी कि देश में सभी के साथ अच्छा बर्ताव होगा, समानता का अधिकार होगा, सभी अपने धर्म को मान सकेंगे। बहुत सारी बातें हमने वहां पे देखी थी। तो लेकिन ये जो समाजवादी नेता थे, एक एनजी रंगा, इन्होंने उसका स्वागत किया। ठीक है, स्वागत तो सभी ने किया, लेकिन एनजी रंगा ने उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ कमियां भी बताई बाद की चीजों में। क्या कमियां बताई, मैं आपको वो डिस्कस करता हूँ। देखो, रंगा जो थे उन्होंने ये कहा कि मेरी मेरी नजर में असली अल्पसंख्यक जो हैं वो लोग हैं जो गरीब हैं और जो दबे कुचले हैं। यानी कि एनजी रंगा जो थे, इनकी नजर में, ठीक है, असली अल्पसंख्यक दबे कुचले लोग थे और गरीब लोग थे। इन्होंने ये कहा कि हम कानून तो बना रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम उनके लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वहां यहाँ पे वो ये है कि क्या ये कानून बिल्कुल अच्छे तरीके से लागू हो पाएगा। इनका कहना ये था कि जब तक ये कानून अच्छे से लागू नहीं हो पाएगा, तब तक इसको बनाने से कोई फायदा नहीं। यानी कि इसका बनाने का महत्व नहीं होगा, इसको लागू करवाने की जिम्मेदारी भी अच्छी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दिए जा रहे समान अधिकार का इन्होंने स्वागत किया, क्योंकि सभी को समान अधिकार दिए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक ये अधिकार पूरे प्रभावी रूप से लागू नहीं होगा, तब तक इसका कोई महत्व हमारे सामने नहीं रहने वाला है। अब देखो, मैं बताता हूँ कि रंगा ने क्या कहा था। एनजी रंगा ने, उनकी बातें मैं आपको समझाता हूँ। रंगा ने ये कहा कि आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने के लिए के बीच मौजूद विशाल खाई है। वो खाई कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या था कि ये संविधान सभा है, मान लो इसमें 300 सदस्य बैठे हुए हैं। ये बना रहे हैं पूरे देश के लिए संविधान, करोड़ों लोगों के लिए संविधान ये बना रहे हैं। तो इन यहाँ पे जनता है पूरी, ये करोड़ों लोग हैं और इनके लिए एक छोटी सी संविधान सभा है जो कि इनके लिए संविधान बनाने वाली है। अब इसमें क्या खाई है, मैं आपको आगे टॉपिक में समझाता हूँ। आप देखो इन्होंने कितनी खूबसूरती से कहा है। इन्होंने ये कहा था कि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने देश की आम जनता का। और इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं है। यानी कि हम जो लोग यहाँ पे जो संविधान बना रहे हैं, हम उस जनता का हिस्सा नहीं है। ज्यादातर लोग हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। आप यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे एक बंद कमरे के अंदर, एक बंद सभा हॉल के अंदर, ठीक है, 300 लोग बैठकर संविधान बना रहे हैं और उस करोड़ों की जनता जो है बाहर है, उसके लिए संविधान बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो जनता बाहर है वो जनता संविधान सभा में नहीं आ पा रही है। ठीक है, यानी कि वो जनता संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा कहना चाह रहे थे एनजी रंगा। इसमें कुछ समय लगता है, ठीक है, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ समय लग सकता है। तब तक हम यहाँ पे उनके ट्रस्टी यानी कि उनके हिमायती बन के बैठे हैं, उनके लिए काम करेंगे, उनके पक्ष में आवाज उठाने का भरसक प्रयास करेंगे। आपको पता है कि कोई भी कानून बनना था, कोई भी किसी भी चीज पे कोई भी बात सामने आनी थी, कोई भी कानून बनना था, तो एक बात क्लियर थी कि उसमें बहस होती थी संविधान सभा के अंदर। जनता की जो समस्याएं थी, जनता की जो मांगे थी, वो संविधान सभा के अंदर रखी जाती थी और उसके लिए यहाँ पे काम होता था। तो यही एनजी रंगा कह रहे हैं कि वो बेशक से हमारे पास नहीं आ पा रही है जनता, लेकिन हम उनके सवालों को लेकर यहाँ पे जरूर बैठे हुए हैं, हम उनके हक के लिए काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे ही समूहों में गिनाया। उन्होंने आदिवासियों को भी ऐसा ही समूह बताया था। आदिवासियों की समस्या भी मैं आपके सामने आगे रखने वाला हूँ कि कितनी समस्या इनके साथ थी। इस समूह के प्रतिनिधियों में
जयपाल सिंह, याद रखना ये जो जयपाल सिंह है ये आदिवासी समूह के लोग हैं, ठीक है, आदिवासी ही हैं ये, और उनके लिए यहाँ पे बोल रहे हैं सर, यहाँ पे जहाँ पे संविधान सभा के अंदर। तो ये जयपाल सिंह जो थे ये बहुत अच्छे वक्ता थे, ये भी इसमें शामिल थे, और इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत किया, और स्वागत करते हुए इन्होंने कुछ कहा। अब क्या कहा आप इसे समझें एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक आदिवासी, इन्होंने कहा कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगी को समझता होऊंगा। यानी कि मैं एक आदिवासी हूं, और एक आदिवासी होने के नाते मुझसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि मैं इन चीजों की पेचीदगी को अच्छे से समझ पाऊंगा, ऐसा ये आदिवासी नेता कह रहे हैं, ठीक है, जयपाल सिंह कह रहे हैं। लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है, यानी कि मेरा विवेक होता है कि मतलब एक व्यक्ति की समझ, यानी मेरी समझ कहती है, मेरा विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पे चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया तो वह मेरा समूह है। इन्होंने कहा था कि लेकिन हमें अपने विवेक से काम करना चाहिए, यानी यही देखो क्या कहना चाह रहे हैं आप, इस लाइन से समझो। इन्होंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है, ऐसा कोई ग्रुप है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता रहा, तो वो मेरा समूह है, यानी कि वो हमारा आदिवासियों का ग्रुप है। आदिवासी जो लोग थे इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, उसी बात को ये यहाँ पर संविधान सभा में रख रहे हैं, ठीक है, हजारों लाखों आदिवासियों की बातों को ये एक अकेला व्यक्ति संविधान सभा में सबके सामने रख रहा है, संविधान सभा को अपनी समस्याएं बता रहा है कि आदिवासियों को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मेरे लोगों को यानी आदिवासियों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, यानी कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको अब शोषण हो रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके साथ उनकी बेइज्जती की जा रही है, कुछ इस तरीके से। इन्होंने कहा कि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है, उपेक्षित का मतलब है अनदेखा करना, इग्नोर करना, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और, ठीक है, एक चीज याद रखना, गैर मूल निवासी का मतलब समझो, ये जो आदिवासी लोग हैं ये हमारे देश के मूल निवासी कहलाते हैं, ठीक है, मूल निवासी। और गैर मूल निवासी वो हैं जो बाहर से आ गए थे, अंग्रेज वगैरह या जो भी आए मतलब बाहर से, उन सब ने क्या करा, इनके साथ शोषण किया, और फिर हमारे देश के अपने ही लोगों ने भी इनके साथ शोषण किया जाति को लेकर। कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंची जाति का बताते हैं और वो इन निम्न जाति की, इनको निम्न जाति का बताते हैं और इनके साथ भेदभाव करते हैं, ये सारी चीजें इनके साथ होती थी, वही ये यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि इनका लगातार शोषण हुआ है, इनके साथ छीना झपटी हुई है, यानी कि छीना झपटी का इतिहास रहा है इनके साथ, जिसके बीच में जब तक विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है। इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर, मतलब इतना कुछ हमारे साथ गलत हुआ है, सब कुछ गलत हुआ है पिछले 6000 सालों में, अब हमें अपमानित किया गया है, हमें उपेक्षित किया गया है, हमारे साथ शोषण हुआ है, छीना झपटी हुई है, इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ, यानी कि नेहरू जी के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूँ कि अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहां पे किसी के साथ कोई उपेक्षा नहीं होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पे कि पिछले जितने सालों में जितना भी बुरा हुआ है हो गया, कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, लेकिन अब देश हमारा आजाद हो रहा है, हम अपने आजाद देश के लिए, हमने एक ऐसे देश का सपना देखा था जो आजाद हो, और आज हमारा देश आजाद है। हम अपने आजाद देश के लिए क्या करने जा रहे हैं, एक नया संविधान बना रहे हैं, उस संविधान में हम आगे वो चीज नहीं होने देंगे, पीछे जो हुआ उसको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आगे जो होने वाला है हम उसको जरूर बदलेंगे। यानी कि अब इनके साथ शोषण नहीं होना चाहिए, अब इनके साथ छीना झपटी नहीं होनी चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में इनको महत्व मिलना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे रखी गई थी, ठीक है। तो अब आप सोचो कि ये सारी चीजें अगर हम लिखेंगे तो बहुत दिक्कत आती है इनको लिख पाने में, थोड़ा चैप्टर ये जो है बाकी चैप्टरों से काफी अलग है, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से समझाएंगे, सिंपली आपको एनसीईआरटी में से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी टॉपिक में। सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा
और उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पर सुंदर व्यक्तित्व दिया। बच्चों होता क्या था कि ये जो लोग होते थे, आदिवासी लोग होते थे, जंगलों में रहते थे, कबीलों में रहते थे, और इनकी जो संस्कृति होती थी वो अलग होती थी। इनके रहन सहन और बहुत चीजें जो थी वो आम लोगों से काफी अलग था। ठीक है, जंगलों में रहते थे, जंगलों की चीजों से जीते थे, जंगलों को, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, पेड़ पौधों जानवरों को मतलब उनकी रक्षा करते थे। इस तरीके से ये अपनी जिंदगी बिताते थे, पेड़ पौधों को कटने नहीं देते थे कभी भी। अब ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है कानून बनेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि आदिवासियों की जो सुरक्षा है, सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और उन्हें आम आबादी जो है उसके स्तर पर लाने के लिए परिस्थितियां रचना है। मेन चीज ये नहीं है कि कानून बनाया, कागजों में लिख दिया ऐसा होगा बस, और वो चीज हो ही नहीं रही। उन्होंने बोला इससे काम नहीं चलेगा भाई, हमें क्या करना है, परिस्थितियां रचनी है, यानी कि हमको अपनी सिचुएशन और अपने हालात ही बदल देने हैं, यानी कि हालात ऐसे बनाने हैं जिससे इनके साथ सब कुछ अच्छा हो। इन्होंने इसके लिए कहा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा अब देखो, इन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, यानी कि इनकी संख्या अगर देखें तो ये बहुत कम नहीं है संख्या में, संख्या में ठीक ठाक है, लेकिन ठीक है, लेकिन उन्हें संरक्षण की जरूरत है, यानी इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, इनकी अनदेखी जो की जा रही है, इस चीज को मतलब हटाकर इनको संरक्षण दिया जाए, इनको बचाया जाए, इनकी चीजों को मतलब संरक्षित किया जाए, इनकी रक्षा की जाए, इसकी जरूरत है। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया। ये कह रहे हैं कि उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां पे वो रहते थे। उन्हें उनके जंगलों और चरागाहों से वंचित कर दिया गया। आपको पता है जंगलों की कटाई हुई, उनको वहां से निकाला गया, बहुत मतलब इनके साथ भेदभाव हो रहा है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारे जंगलों से निकाल दिया गया, हमको हमारे चरागाहों से वंचित कर दिया गया, उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया, और उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हिकारत की नजरों से देखता है, यानी कि मतलब उनको आदिम कहता है, पिछड़ा कहता है, जंगली कहता है, और मतलब उनको इस अलग नजर से देखता है कि मतलब ये जैसे इंसान ही नहीं है। इतना ज्यादा भेदभाव होता है इनके साथ, आदिवासी लोगों के साथ, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, इनके तहत, और मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। एक एक चीज मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। चैप्टर को आप पूरा देखें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जयपाल ने आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूदा भावनात्मक और भौतिक फासले को खत्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान दिया। यानी इन्होंने देखो एक बहुत ही मतलब जज्बाती का मतलब है कि एक ऐसा बयान दिया जिससे हर एक इंसान बिल्कुल सोचने को मजबूर हो जाए। ठीक है, भावनात्मक रूप से बिल्कुल कहे कि भाई ये चीज जो कही है इसने सही कही है, यानी कि जज्बाती बयान दिया था इन्होंने। देखो क्या था इनका बयान, इन्होंने कहा कि हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी लोगों को हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं। ठीक है, जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे। ये पृथक निर्वाचिका जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये इसके हक में नहीं थे। बच्चों अगर पृथक निर्वाचिका हो जाती ना हमारे देश में दोबारा से, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ आज हमारे देश की सूरत बहुत बेकार होती, आज हमारे देश में समस्या और ज्यादा बढ़ जाती पृथक निर्वाचिका अगर होती तो। लेकिन उनको ये भी कहना मतलब इनको ये भी लगता था, ठीक है, पृथक निर्वाचिका का तो विरोध किया इन्होंने कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको ये लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था कि ये जो आदिवासी लोग जंगलों वगैरह में रहते थे ना, सरकार का तो ध्यान कभी जाता ही नहीं था इनके विकास के लिए, ना ही इनके लोग पढ़े लिखे इतने होते थे कि मतलब समाज में इनका बहुत महत्व रहता हो। ये बहुत ही दबे कुचले और मतलब जंगली समझा जाता था इनको, मैं सीधा आपको ये वर्ड यूज कर रहा हूँ जंगली, इनको लोग जंगली बोलते थे। यानी कि हैं तो ये भी इंसान, लेकिन लोग इनको जंगली कह रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि मतलब कैसा रहा होगा इनके साथ। तो ऐसा मानते थे। अब इनके कोई खास नेतृत्व वाले नेता नहीं थे, कुछ ही नेता रहे होंगे, तो ऐसे में ये कह रहे थे कि विधायिका में अगर हमारे नेताओं को कुछ आरक्षण मिल जाए, कुछ सीटें मिल जाए हमारे नाम की, तो इससे व्यवस्था जरूर थोड़ी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ये चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा, यानी हर एक इंसान जो है, बाकी लोग हैं, वो भी आदिवासियों की आवाज सुन सकेंगे, उनकी समस्याओं को जान सकेंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे थे ये, तो कितना मतलब इन्होंने खूबसूरती से कहा है, और आदिवासियों की समस्या रखी है। ठीक है, ये एक व्यक्ति जो मैं आपको बता रहा हूँ जो अपनी कहानी सुना रहा है, ये हजारों लाखों आदिवासियों की बातें रख रहा है संविधान सभा के अंदर। अब आपके सामने आएगा दूसरा एक अलग कॉन्सेप्ट, एक था आदिवासी जाति, आप जानते हो जिसको हम एसटी बोलते हैं। ठीक है,
एक एससी भी होता है जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुसूचित जाति, और एसटी को हम बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। तो हम बात थोड़ा एससी वगैरह की कर लेते हैं। तो हमें हजारों साल तक दबाया गया, ये हमारी है हेडिंग। अब ये कौन है भाई जिनको हजारों साल तक दबाया गया, चलो इसके बारे में जानते हैं। संविधान में दमित जातियों, ठीक है, दमित जातियों के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए, क्वेश्चन मार्क। यानी ये एक समस्या थी कि इनके अधिकारों को कैसे परिभाषित करें, क्योंकि हमारे देश में जातिगत भेदभाव था, अस्पृश्यता थी, छुआछूत था, और लोग मतलब जाति वाति का भेदभाव बहुत मानते थे। ऐसे में क्या किया जाए, तो राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान अंबेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने दमित जातियों के लिए पृथक, ठीक है, पृथक निर्वाचिका यानी अलग से, मतलब फिर से इन्होंने पृथक निर्वाचिका की बात रख दी। और ये जो पृथक निर्वाचिका है, मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये पृथक निर्वाचिका वाले सिस्टम से ही तो अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े करवा दिए थे। इसी की वजह से तो मुसलमान और हिंदुओं के बीच में आपसी मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव, मतभेद, लड़ाई झगड़ा हुआ। और अंबेडकर जी ने भी यही बात यहाँ पे रख दी कि पृथक निर्वाचिका की मांग कर दी कि इनकी जाति जो है उनके साथ पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम होना चाहिए। लेकिन एक तरह से उनकी बात देखी जाए तो उन्होंने अपने तरीके से बिल्कुल सही सोचा था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देश के लिए आगे खतरनाक जरूर होता। फिर महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने ये कहते हुए इस चीज का विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। अभी तो कम से कम ये है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन बाद में अगर पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम कर दिया ना, अलग से इनका सिस्टम होगा, अलग से चुनाव, ये वो व्यवस्था, तो ऐसे में इनका तो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा समाज में, हट ही जाएंगे ये बिल्कुल। तो महात्मा गांधी ने इस चीज को गलत कहा, ठीक है। और महात्मा गांधी इस जगह पे बिल्कुल सही थे, क्योंकि अगर ये चीजें होती ना, तो सही बता रहा हूं मैं आपको कि देश में और ज्यादा कहीं ना कहीं दिक्कतें होती। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी, दमित जातियों को किस तरह से सुरक्षा दी जा सकती थी, ये एक बड़ी समस्या थी। क्योंकि भाई देश में बहुत बड़े लेवल पे था ये भेदभाव। और इसमें भेदभाव में ये था कि मतलब इन जातियों के साथ इनको छूते तक नहीं थे लोग, इनको छूना भी मतलब पाप समझते थे। सोचो कि मतलब कितना ज्यादा भेदभाव रहा होगा उस टाइम पे, कि ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, सभी इंसान है। लेकिन अगर इंसान इंसान के अंदर इतना ज्यादा भेद है, तो ये क्या है, क्या ये जाति व्यवस्था बना रखी है, क्या ये बेकार सिस्टम बना रखा है। दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों यानी अछूत जो है, उनकी समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। यानी केवल संरक्षण और बचाव से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक कायदे कानून और नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है। यानी कह रहे हैं कि ये जो समाज में इनकी स्थिति है ना, इसके पीछे जो मेन कारण है, वो मेन कारण ये है कि हमारे समाज में कायदे कानून ही ऐसे बना रखे हैं, नैतिक मूल्य मान्यता ही ऐसे बना रखी है कि एक इंसान अपने आप को बहुत ऊंची जाति का समझता है और दूसरे इंसान को वो नीची जाति का समझ रहा है। एक इंसान अपने आप को बहुत ऊंचे स्तर पे रख रहा है तो दूसरे को बिल्कुल निम्न स्तर पे समझता है। कह रही ये जो मान्यता हमारे दिमाग में घुसी हुई है ना, हमारे समाज में जो जा रही है, यही इसके पीछे मेन कारण है। तो उन्होंने बोला कि केवल संरक्षण और बचाव से काम नहीं हो पाएगा, केवल कानून बना देने से ये चीजें नहीं चल पाएंगी। इन्होंने कहा कि समाज ने उनकी सेवा और श्रम का इस्तेमाल किया, कि समाज जो है उनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया, भाई उनसे काम करवाया दुनिया भर का, और लेकिन उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर भी रखा। ये तो कहीं ना कहीं गलत था। और अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते, उन्हें मंदिरों में जाने नहीं देते। मद्रास के सदस्य थे जे नागप्पा। अब इन्होंने क्या कहा, आपको ये याद रखना है, जे नागप्पा ने ये कहा कि हम सदा कष्ट उठाते रहे, हमेशा से हम समस्याओं में झेले रहे, कष्ट को उठाते रहे, पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है हम। यानी कि हमने हमेशा, कह रहे कि हमने हमेशा कष्ट उठाया, लेकिन अब हम कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों का हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। हमें मालूम है कि हम अपनी बात कैसे मनवानी है, यानी कि हमको अपनी बात कैसे मनवानी है, ये इन्होंने कहा। अभी मैंने लास्ट आपको जो बताया था वो मैंने जनजाति आदिवासियों के बारे में बताया था। अब ये जो बता रहा हूं मैं आपको, ये दमित जातियों के बारे में बता रहा हूँ, जिनके साथ शोषण होता था, उनको अछूत समझा जाता था, उनके साथ छुआछूत वाली समस्या थी, उनको साथ में बिठाते नहीं थे, खाना नहीं खा सकते थे साथ में, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। उनकी उनकी समस्या मैं आपके सामने रख रहा हूं। नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% का है, यानी कि संख्या भी उनकी ठीक ठाक है। उनकी पीड़ा का जो कारण है, उनके जो दर्द, ये तकलीफ का जो कारण है, वो ये है कि उन्हें बाकायदा समाज और राजनीति के हाशिए पे रखा गया। यानी कि समाज में भी उनको पूरा स्थान नहीं दिया गया,
भेदभाव होता रहा, और राजनीति में भी उनके साथ ऐसा ही हो रहा है कि राजनीति में भी उनको मतलब बराबर का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। उसका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि उनकी संख्या मतलब उनकी कम ज्यादा है, बल्कि उनके पास ना तो शिक्षा तक पहुंच है। इसके पीछे कारण जो दिया गया वो ये नहीं दिया गया कि ये कम है या ज्यादा है संख्या में, मेन कारण उसमें ये दिया गया था कि इनके पास तो एजुकेशन नहीं है, शिक्षा तक इनकी पहुंच नहीं है, न शासन तक इनकी हिस्सेदारी है। सवर्ण जो है वो बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री केजे खांडेलकर ने कहा। अब ये आपको ये याद रखना है, केजे खांडेलकर, यहाँ पे जो मेन मेन बातें आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये बहस चल रही है संविधान सभा के अंदर। तो ये खांडेलकर ने क्या कहा, अभी से समझो थोड़ा सा। ये कह रहे हैं कि हमें हजारों साल तक दबाया गया, हमें हजारों साल तक दबाया गया, ठीक है। ये कह रहे हैं हमें हजारों साल तक दबाया गया और इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, ठीक है, हमारा दिमाग, हमारी देह यानी हमारा शरीर काम नहीं करते, यानी अब हमारा दिमाग और हमारा शरीर काम नहीं करता, हमें इतना दबाया गया है। और अब हमारा हृदय यानी हमारा दिल भी भाव शून्य हो चुका है, यानी कि अब हमारे हृदय में भी कोई भाव या कोई इमोशंस वगैरह नहीं है, ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं। यही हमारी स्थिति है, ठीक है। ये इन्होंने एक तकलीफ और एक दर्द बताया है इनका। इन्होंने कहा कि बंटवारे की हिंसा के बाद अंबेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी थी। संविधान सभा ने अंततः लास्ट में ये सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, यानी जो अस्पृश्यता है ना, ये छुआछूत, इसका उन्मूलन यानी इस चीज को खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए, चाहे कोई भी जाति का इंसान हो वो हिंदू मंदिरों में जा सकता है। निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए, ठीक है, निचली जातियों को विधायिका में, सरकार में भी और नौकरियों में भी, दोनों ही जगह इनको आरक्षण दिया जाए। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी सारी समस्या हल नहीं हो पाएंगी। सामाजिक भेदभावों को केवल संवैधानिक कानून पारित करने से खत्म नहीं किया जा सकता। सही बात है भाई। आज देखो 1947 में देश आजाद हुआ था, आज 2018 है, क्या आज भी जातिगत भेदभाव खत्म हो गया? आप कभी खुद से पूछ के देखना, गांव वगैरह में देखना कभी, क्या ये खत्म हुआ है? नहीं खत्म हुआ, कानून तो हजारों बन गए। तो ये चीजें मतलब सिर्फ कानून बना देने से खत्म नहीं हो सकती। इन्होंने ये कहा समाज की सोच में बदलाव लाना होगा, परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया, ठीक है। परंतु लोकतांत्रिक जनता ने ये जो प्रावधान दिए गए, जातिगत छुआछूत खत्म करना, विधायिका और इन चीजों में इनको आरक्षण देना, मंदिरों में इनकी अनुमति देना जाने की, ये सारी चीजें जो थी, इसका क्या किया गया, आदर किया गया और इसको अपनाया गया, ठीक है। इस चीज को हमें यहाँ पे ध्यान रखना था। और यहाँ से आपका जो वीडियो है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी हफ्ते में, इसी वीक में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट भी मैं इसका बना दूंगा। लाइक जरूर कर दें, ठीक है, कमेंट कर दें, शेयर कर दिया करें। और यहाँ से हमारा जो सिलेबस है बस खत्म होने वाला है, बिल्कुल बहुत लास्ट स्टेज पे हैं हम, और सिर्फ एक वीडियो अपना बचा है, उस वीडियो में अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। पूरे साल मेहनत की, कितना सारा पढ़ाया, कितने घंटों तक पढ़ाया, पॉलिटिकल सब कुछ कराया है। अब आगे हमारा जो फोकस होगा वो ज्योग्राफी पे होगा। ज्योग्राफी जल्दी कंप्लीट कर दें और फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक अपने प्री बोर्ड वगैरह के लिए, मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।